एक्सपेरिमेंट ये नहीं किया ना मैंने आप लोग के साथ डिस्कस? नो मैम। ठीक है, ये वाला टॉपिक लेके उसके बाद पेपर डिस्कस करते, वहां पे कोई डाउट होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो गैलीलियो प्लांट ने क्या किया, जैसे झूला होता है ना स्लाइडिंग वाला, वो एक इंक्लाइन प्लेन लिया और उस पे से एक बॉल को छोड़ा। एक मिनट वेट कर लेते, सब लोग ज्वाइन कर रहे थे। वंश आपका कैसा हुआ पेपर? मैम अच्छा हुआ। अच्छा हुआ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। तो गैलीलियो ने क्या किया, एक इंक्लाइन प्लेन लिया और उस पे से बॉल को छोड़ा और इसने अज्यूम करा कि और कोई भी एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है उस पे, सिर्फ मतलब और कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है उस पे, सिर्फ एक्सेलरेशन लग रहा है। अब वो एक्सेलरेशन की वैल्यू जी भी हो सकती है या फिर कोई भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन, पर ना उस पे फ्रिक्शन लग रहा है, ना हवा का कोई रेजिस्टेंस लग रहा है, ना कोई और फोर्स लग रहा है। और फिर उसने क्या किया, नोट करा कि अगर मैं देखूं हर टाइम में बॉल कहाँ तक पहुंच रही है, वो उसने टाइम को नोट किया। जैसे हम जब झूले पे बैठते हैं स्लाइड करने के लिए, तो स्टार्टिंग में हम करते तब तो धीरे चलते हैं, फिर एकदम से हम नीचे आ जाते हैं। ये नोटिस करा है सबने? यस मैम। तो ऐसा यहाँ पे गैलीलियो ने भी नोटिस किया। उसने देखा कि जब हमारे पास टाइम जीरो है तो बॉल यहाँ पर थी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो, रेस्ट से आ रही है। फिर उसने उस बॉल को छोड़ा तो उसने देखा 1 सेकंड में वो बॉल 1 सेंटीमीटर चल पाई। फिर उसने देखा जब 2 सेकंड बीत चुकी थी तब तक वो 4 सेंटीमीटर पे पहुंच गई। फिर जब 3 सेकंड बीत चुकी थी, 0 से 3 की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, तो 9 सेंटीमीटर हो गया उसका पूरा डिस्टेंस। फिर जब 0 से 4 पे आई तो 16 हो गया। अब आप देखकर मेरे को ये बताओ, टाइम तेजी से बढ़ रहा है या फिर डिस्टेंस ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है? डिस्टेंस। डिस्टेंस तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं सारे डिस्टेंसेस को लिखूं कि पहली सेकंड में, दूसरी सेकंड में, तीसरी सेकंड में और चौथी में, कि जब 1 सेकंड बीत चुकी थी तो 1 सेंटीमीटर, 2 बीत चुकी थी तो 4, 3 बीत चुकी थी तो 9 और फिर 16। ये क्या बन रहा है? 1 4 9 16। कोई बता सकता है 1 4 9 16 क्या बन रहा है ये? डिस्टेंस मैम। 2 का सीक्वेंस। स्क्वायर का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। हाँ करेक्ट, यहाँ पे सीक्वेंस देखनी थी कि 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। ये समझ आया सबको? यस मैम। तो अगर मैम तो अगर हम कहीं पर भी ये देखें कि कितना डिस्टेंस पार हुआ, तो जितना टाइम हो चुका है उसका स्क्वायर हमने देखा, उतना डिस्टेंस आ गया। तो पहली चीज तो ये आई। फिर दूसरी चीज, अगर हम देखें कि 1 सेकंड में, हर 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस पार हो रहा है, तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूं और मैं बोल रही हूँ 0 से वो 5 पे गया पहली सेकंड में, 1 में, फिर मैं बोल रही हूँ 0 से ही वो 10 पे नहीं 13 पे चला गया जब 2 सेकंड बीत चुकी थी। तो अब आप मेरे को बताओ, ये 1 से और 2 के बीच में जो 1 सेकंड बीती, उसमें कितना डिस्टेंस पार हुआ है? 8। 8 आया। हमने क्या किया, इस 13 में से इस 5 को माइनस कर दिया, तो हमें ये पता चल गया कि 2 और 1 के बीच में जो 1 सेकंड बीती उसमें 8 डिस्टेंस पार हुआ है। ये समझ आया सबको? यस मैम। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो पहली सेकंड में तो 1 ही पार हुआ है, ये दूसरी सेकंड में कितना पार हुआ है? मैम 8। वो तो मैंने एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पे बोल रही हूँ मैं इस दूसरी सेकंड में कितना पार हुआ, इस डायग्राम से देखकर बता सकता है कोई? 3। 3 होएगा ना, यहाँ से 4 था, ये 1 था, तो ये हो गया 3। अब 2 और 3 के बीच में जो 1 सेकंड गई उसमें कितना 5। पार हुआ? 5। 3 और 4 के बीच वाली में 7। 7।
अब अगर मैं 7 इन सबको लिखूं तो मेरे पास आएगा, यहाँ पे मिसप्रिंट है 1, 3, 5, 7 और 9। अब ये सारे क्या है? डिस्टेंस AP डिस्टेंस है, ये तो ठीक है। ये कैसे नंबर्स बन रहे हैं मैथ्स में? एपी अच्छा, एपी भी बन रही है। एपी किस चीज की बन रही है? ये ऑड नंबर ओड नंबर और नंबर्स की। तो ये सारे और नंबर्स हो गए। तो अगर हम देखें कि अगर मैं टाइम को फिक्स कर दिया 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, तो हमारा जो डिस्टेंस आ रहा है वो और नंबर्स आ रहे हैं। तो जैसे पहली सेकंड में 1 पार हुआ, दूसरी सेकंड में 3, तीसरी में 5, चौथी में 7। अब मेरे को ऐसे ही बताओ, सातवीं में कितना होगा? 2 सातवीं में 11 कितने नंबर है? ये 5 है। मैं सातवां पूछ रही हूँ। 13 9 जहाँ पे सिक्स वाली में तो 11 हो गया और सेवेंथ वाली में 13 हो जाएगा। समझ आया ये सबको? यस मैम यस मैम अब हम क्या करते हैं यहाँ पे? अच्छा, एक और चीज, ये सेम चीज गैलीलियो ने वर्टिकल उसके साथ भी करी कि उसने वर्टिकली फेंका बॉल को फ्रीली, जिसमें सिर्फ एक्सेलरेशन ग्रेविटी लग रही थी इस केस में, और कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो बिल्कुल सेम रिजल्ट उसे। क्या बोल रहे हो अंशुल? मैम मैं बोल रहा था ग्रेविटी लग रही है और नहीं लग रही है कोई फोर्स। क्या? मैं ग्रेविटी फोर्स लग रही है ना, और नहीं लग रही है कोई फोर्स। हाँ, सिर्फ ग्रेविटी फोर्स लग रही है और कोई फोर्स नहीं लग रहा है। बोलो ललित। मैम एक बार रिपीट कर देते, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया। अच्छा, मैं हमने यहाँ पे क्या किया, गैलीलियो ने एक बॉल ली इंक्लाइन प्लेन से और सीधे रास्ते में से। दोनों केस में रेस्ट पे से बॉल को छोड़ा कि उसके ऊपर सिर्फ एक्सेलरेशन लग रहा है, फिक्स एक्सेलरेशन, उसके अलावा और कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो उसने नोट करा कि अगर मैं टाइम के साथ देखूं कितना रास्ता पार हो रहा है, उसने वो नोट करा। तो सबसे पहले उसने देखा कि जब 1 सेकंड बीती तो 1 सेंटीमीटर, 2 सेकंड बीत चुकी थी तो 4, 3 बीत चुकी थी तो 9 और 4 में 16। तो टाइम के स्क्वायर के हिसाब से डिस्टेंस आ रहा है। और अगर हम टाइम फिक्स करते हैं कि बताओ, अब यहाँ तो 1, 2, 3 ऐसे ले रहे हैं, हर 1 सेकंड में कितना रास्ता पार हुआ, तो हमें पहली 1 सेकंड में 1 पार किया उसने, दूसरी में 3, तीसरी में 5, चौथी में 7 और फिर 9 करा। समझ आया ललित? यस मैम ललित क्लियर है आपको? यस मैम Okay. आपका नाम भी वंशी है ना? यस मैम हाँ ठीक है, मैं आपको ललित ही बोलती, क्लास में ऑलरेडी दो, एक वंश है। तो यहाँ पे डिस्टेंसेस हमें बताने हैं। वही सेम है, द डिस्टेंसेस ट्रांसफर्ड। ट्रांसवर्स का मतलब है यहाँ पे ट्रेवल्ड ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे हम 1-1 सेकंड ले रहे थे, बाय अ बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट stand to one another in the same ratio as odd numbers beginning with unity। मतलब अगर मैं टाइम को फिक्स कर दूं 1-1 सेकंड, और मैं अब उस हर सेकंड में डिस्टेंसेस निकालूं और उनका रेशियो लूं, तो ऑड नंबर्स मिलेंगे जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो वो तो हमने एक्सपेरिमेंट देखा था, हम इसे अब मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं। अगर मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम है और एक्सेलरेशन है, तो हम डिस्टेंस का फॉर्मूला बना सकते हैं। यू है S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास बॉडी रेस्ट से चल रही है, तो कौन सी टर्म जीरो हो जाएगी, यूटी या हाफ AT स्क्वायर? हाफ 80 ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी क्योंकि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। समझ आया अंशुल? यस मैम तो यहाँ से आएगा S इक्वल्स टू हाफ AT स्क्वायर। तो अगर मैं जब पहले बात करूं 0 से 1 सेकंड जो बीती, उसमें कितना डिस्टेंस हुआ, तो S1 आएगा हाफ A1 का स्क्वायर 1। अब निकालते हैं जब 2 सेकंड बीत चुकी थी तो कितना डिस्टेंस पार हुआ, तो उसमें हम टाइम को 2 लेंगे, तो हमारे पास आएगा हाफ A इंटू 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 4A/2। अब ऐसे ही हम जब 3 सेकंड बीत चुकी थी उसका निकालते हैं,
तो 9 हाँ, 9 करेक्ट, हाफ a इंटू 9। या अब क्या करते हैं, ये तो हमें बता रहा है 0 से 2 का, हमें लेना था सिर्फ 1 सेकंड का। तो पहली सेकंड में वो हाफ है, दूसरी सेकंड के लिए निकालने के लिए इनको माइनस कर सकते हैं। इसमें तो अगर मैं यहाँ पे S2 में से S1 माइनस करूं, जो है 4a/2 माइनस 3a/2 तो 3a/2 करेक्ट 3a/2। तो मेरे को मिल जाएगा जो दूसरी सेकंड भी थी उसमें कितना डिस्टेंस हुआ। फिर ऐसे ही 3 के लिए निकाल लेते हैं, तो 9 में से 4 को माइनस करेंगे 5a/2 5a/2। यहाँ तक किसी को डाउट है? ओके, माइनस अब हम क्या करते हैं, इनका रेशियो लेते हैं। तो हमारे पास पहली सेकंड के लिए आएगा a/2, दूसरी सेकंड में आया 3a/2, तीसरी में आया 5a/2, एंड ऐसे ही हम और भी टर्म्स बना सकते हैं। अब जब रेशियो लेते हैं तो सेम चीजों को कैंसिल कर सकते हैं, जैसे 2 2 2 है तीनों के डिनोमिनेटर में, फिर a है तीनों के उसमें न्यूमरेटर में। तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या आया, 1 3। 1:3:5 हाँ करेक्ट, जो रेशियो आया वो और नंबर्स का आया और जो 1 से स्टार्ट हो रहा है। क्लियर है ये सबको? अब सीक्वेंस यस मैम। पढ़ लिया आपने? यस मैम अच्छा, सीक्वेंस एंड सीरीज अगर पढ़ लिया तो अच्छा, वो वैसे भी आप बता सकते हो कि 2n अगर मैं बोल रही हूँ तो वो इवन नंबर होगा या ऑड नंबर होगा? मैं E1 इवन इवन नंबर। होगा। और अगर मैं 2n में से कोई ऑड नंबर माइनस करूं तो इवन होगा या ऑड होगा? मैम ओड। होगा। ठीक है, अब मैं 2 नंबर लिखती हूँ, 2n-1। अच्छा, 2n-1 से जस्ट पहले कौन सा ऑड नंबर होगा? 2n 2n तो इवन नंबर है, मैं कह रही हूँ मेरे पास एक ऑड नंबर है 2n-1। 2n-2 अच्छा दिव्या, मीना 2n-2 इवन होगा या ऑड होगा, पहले तो ये बताओ। मैम 2n-3। में करेक्ट वंस, 2n-3 आएगा। अब ये समझाती हूँ मैं क्या बोल रही हूँ। जैसे अगर मैं दो ऑड नंबर ले रही हूँ 7 और 9, मेरे पास मैं मान लो 9 को बोल रही हूँ कि 2n में से मैंने 1 को घटाया तो ये 9 आ रहा है। अब 9 से 7 पे जाने के लिए कितना रास्ता पीछे जाऊं मैं? 2 दो दो पीछे जाएंगे, मतलब इसमें से 2 और सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे को 7 मिल जाएगा। तो अगर मेरे को कभी भी ऑड नंबर लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ठीक है, मेरा लास्ट ऑड नंबर आया 2n-1 और उससे पहले वाला आएगा 2n-3। ये समझ आया सबको? यस मैम। अंशुल बीच में भूल जाता है ना, एक बार सर एक बार मैम, सर मैम चल रहा है अंशुल का एक देर से। तो हमारे पास 2n-3 आया और 2n-1। अब हम 2n से ही क्यों बोल रहे हैं? अब आप ये बताओ, 1 से 10 तक अगर मैं नंबर बोलूं उसमें कितने ऑड नंबर्स हैं? मैं 4 5 5 ऑड नंबर है। यस मैम यस मैम 5 ऑड नंबर है। तो हम जब भी अगर मेरे को बात करनी है कि ठीक है, किसी भी अगर हमें नंबर तक बात करनी है, जैसे अगर मैं 1 से 20 तक की बात करूं तो इसमें कितने ऑड नंबर है? 1 से 20 में 10 10 ऑड नंबर है। तो आधे इवन होते हैं, आधे ऑड होते हैं। तो हम अगर बात करें कि अगर मेरे पास n नंबर है, सॉरी अगर मेरे पास 2n नंबर है तो उसमें से n इवन हो जाएंगे और n ऑड हो जाएंगे। तो हम जनरली हम मानते हैं कि टोटल नंबर्स है 2n और उसमें से अगर कोई भी ऑड बनाना है तो उसमें से मैंने 1 घटा दिया, उससे पहले वाला ऑड बनाना है तो 3 घटा दिया, उससे पहले वाला बनाना है तो हम 5 माइनस कर देंगे। ये समझ आया सबको? यस मैम यस मैम यस मैम अब बता दो, गैलीलियो प्लैंक एक्सपेरिमेंट में या इस डेरिवेशन में किसी को डाउट है तो वो पूछ लो, अदरवाइज चैप्टर कंप्लीट। नहीं है किसी को भी डाउट? नो दोबारा से समझा देना ये वाली। कौन से वाला पॉइंट शिवांग? जी वो 49 बाय जो है 4a।
अच्छा वो वाला, यस मैम। ये 49/4A मैं ढूंढ रही हूँ, ऐसा लग कहाँ रहा है मैं 4A/2 ये वाला। यस Four मैम। is one. मैं समझ गई 4A/2 है, तो मैं नीचे वाला देख रही हूँ 2A। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, एस टू टाइम की जगह 2 पुट करा तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो ये 4A/2 है। और ऐसे ही जब टाइम की जगह हमने 3 पुट करा तो 9A/2 आया, और इन दोनों का अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी तो 5A/2 आ रहा है। समझ आया आपको शिवांग? यस मैम। और कोई डाउट भी आपको? नो मैम। ओके, और किसी को डाउट है इसमें? नो मैम। No, ma'am. ठीक है, अब इनको वो स्टूडेंट्स हैंड रेज करके बता दो जिन्होंने पेपर नहीं दिया। अंशुल ने पेपर ही नहीं दिया, क्यों नहीं दिया अंशुल? मैं घर में नहीं था ना, फोन में नहीं था मेरे पास। अच्छा, 1 मिनट के लिए भी नहीं मिला? मैं नानी के घर गया था ना। अच्छा, फिर नानी के घर बिल्कुल फोन नहीं है कोई भी? मैं है फोन पर, फिर सेंड करना पड़ना हो। अच्छा, सिर्फ 2 ही बच्चों ने पेपर नहीं दिया। मेरे पास अभी लिस्ट आने वाली है किन किन ने नहीं दिया था, फिर मैं चेक करके फिर बताऊंगी। अभी तक सिर्फ 4 बच्चों ने ही बोला है, 5। हाँ, बढ़ रहे हैं धीरे धीरे स्टूडेंट्स, इतने सबने नहीं दिया। अच्छा, दिया है पर 0 नंबर, ठीक है। ओके रोहन, रोहन आपने सारे सब कुछ अटेम्प्ट कर दिया था क्या? सारे के सारे क्वेश्चंस तुक्के मार देते हैं रोहन। अच्छा, बाकी स्टूडेंट्स जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, फोन नहीं था तो अरेंज कर लेना अगली बार के लिए। चाहे कितना भी आता है आपको, चाहे आपके मार्क्स नेगेटिव में आए, पर अगर आप टेस्ट नहीं दोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपको कुछ आता भी है या नहीं आता है। हमें ऐसा लगता रहता है कभी कभी हमें कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, पर एक्चुअली में पेपर में सॉल्व हो जाता है। और इससे आपको ये भी तो पता चलेगा आपके तुक्के लगते हैं या नहीं लगते हैं। अब फाइनल एग्जाम में तुक्के अच्छा लग रहे हैं, तो ये गेसिंग भी आनी चाहिए ना। कुछ लोगों की गेसिंग बहुत अच्छी होती है कि वो तुक्का मारते हैं और लग जाता है, चाहे कितने भी क्वेश्चंस कर ले, तो ये भी पता चल जाएगा। और अगर आप पढ़ भी रहे हो अच्छे से तो आपको ये पता चलेगा कि डाउट कौन से टॉपिक में आ रहा है, तो चाहे कितने भी नंबर आए, कौन सा ये मार्क्स से आपका एडमिशन हो रहा है कहीं पे, फाइनल तो जो फाइनल टेस्ट दोगे उसी से होगा। तो प्लीज कुछ अटेम्प्ट करा करो, नेक्स्ट टाइम मैं चाहती हूँ कम से कम स्टूडेंट एब्सेंट हो। क्लियर है सबको ये? यस। अब जिन लोगों ने अटेम्प्ट Yes, ma'am. के तो फुल मार्क्स नहीं आए हैं, सबके ऐसा भी Yes. नहीं है कि नेगेटिव में आए हैं, तो ये अटेम्प्ट करोगे तो पता चलेगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक बार क्वेश्चन पेपर खोल के बैठी हूँ, तो इसमें जिस जिसको डाउट आता जाए मेरे को बताना कि किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई है। यस। तो फर्स्ट क्वेश्चन किस किसने अटेम्प्ट किया था और करेक्ट आंसर आया? आप हैंड डाउन कर सकते हो जिन लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया है। हाँ, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन किसी का आंसर करेक्ट नहीं आया? ओके, वंश का आया था, जैसिका आपने नहीं किया, मीनाक्षी का भी आया, ठीक है। तो देखो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में बोला हुआ था, ओके आर्यन, हमें यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा है एक प्लैनेट का अर्थ से, हमें एंगुलर डायमीटर दे रखा है और हमें डायमीटर बनाना था। अब आप सोचोगे कि हमें इसका फॉर्मूला ही नहीं पता, पर एक्चुअली क्वेश्चन में आंसर ही दे रखा है और हमें बस सिग्निफिकेंट फिगर्स ढंग से लगानी थी। तो अगर हम देखें तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। ये आपने मैथ्स में पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में? यस। Yes, ma'am. तो थीटा इक्वल्स हाँ
अब जब डिवाइड करते हैं तो क्या चेक करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स में? हम डेसिमल देखते हैं या सिग्निफिकेंट नंबर्स देखते हैं? सिग्निफिकेंट नंबर। सिग्निफिकेंट नंबर्स देखते हैं, जिसमें सबसे कम होंगे आंसर में भी उतने ही आने चाहिए। अब 2 नंबर है, इन्हीं को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, आंसर हमें ऑलरेडी दे रखा है। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स कम से कम? मैम 2। 2 किसमें है वंश? वंश 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स किसमें है? मैम 35.7। उसमें तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। मैम दोनों में 4। दोनों में 4 है, तो आंसर में 4 होने चाहिए थे। अब आंसर है हमारे पास 0.142818। इसको हमें 4 सिग्निफिकेंट में लिखना है, और डेसिमल कितने नंबर के बाद होना चाहिए था? 1 के बाद। तो ये हो जाता 1.428। अब यहाँ पे 4 फिगर्स आ गए, और 10 की पावर कितनी आ जाएगी? 5। 5। 5। ओके, अच्छा नेक्स्ट वाले में हमें ऐड करना था, और फिर हमें आंसर करेक्ट फॉर्म में लिखना था। तो एडिशन में क्या देखते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स या डेसिमल्स? डेसिमल। डेसिमल देखते हैं। तो पहले ऐड करना था, फिर यहाँ पे कम, सबसे कम 2 डेसिमल है, तो आंसर में 2 डेसिमल आने चाहिए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 3 किस किसने ट्राई किया? रेडियस दे रखा था स्फेयर का और वॉल्यूम निकालना था, उसमें परसेंटेज एरर। सिर्फ 2 ही ने किया, ये तो मैंने क्लास में करवाया था क्वेश्चन। तो वॉल्यूम में हमारे पास होता है आर क्यूब। तो अगर मेरे को वॉल्यूम में परसेंटेज एरर निकालना था, तो हमने किया का परसेंटेज इक्वल्स टू 3 इंटू आर का परसेंटेज, और ऑलरेडी गिवन है आर में परसेंटेज 2 है, तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में कौन सी चीज है डायमेंशनलेस? हीट। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ, करेक्ट। तो आप कभी भूल भी जाओ तो हमारे पास कोएफिशिएंट मोस्टली उन 2 चीजों को डिवाइड करके बनता है जो सेम होती है, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डायमेंशनलेस हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बताना था कि अगर हमारे पास फोर्स है, एक्सेलरेशन है, टाइम है, तो लेंथ का करेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? सेकंड। डी। करेक्ट आंसर है डी हो जाएगा। इसलिए देखो आपने सॉल्व कैसे किया, कोई भी बता सकता है अपने सॉल्व करने का मेथड? कि डायमेंशन फॉर्मूला बना के करा या कैसे करा? डायमेंशन फॉर्मूला लगा के मैम। अच्छा देखो, अब कभी कभी क्या होता है डायमेंशन फॉर्मूला बनाने में ना बहुत टाइम लग जाता है, और यहाँ पे हमें पता है हमें आंसर लेंथ चाहिए, और इजी इजी चीजें हैं जैसे फोर्स है, एक्सेलरेशन है, टाइम है, इतनी मुश्किल चीजें नहीं है। तो हम डायरेक्ट ऑप्शंस को भी देख सकते हैं कि अगर मैं ऑप्शंस देखूं कि इनमें से लेंथ किससे बन रहा है, जैसे अगर एक्सेलरेशन और टाइम का स्क्वायर लें जो ऑप्शन 4 है, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा? LT - 2। LT - 2, और t का स्क्वायर है तो t - 2 से t स्क्वायर कैंसिल हो गया, l बच गया। तो कभी कभी हम कोशिश कर सकते हैं कि हम पूरा मेथड ना करके, अगर इजी फॉर्मूलेज लग रहे हैं, पावर 3/2 5/2 ऐसी नहीं आ रही है, तो हम ऑप्शन से भी आंसर निकाल सकते हैं, और फॉर्मूला पता है तो आप उससे भी निकाल सकते हो। समझ आया सबको? Yes, ma'am. ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमें बताना था कि the turpentine oil is flowing through a tube of length L and radius R, और प्रेशर डिफरेंस दे रखा है हमें, विस्कोसिटी दे रखी है हमें ईटा, v वेलोसिटी है, x डिस्टेंस है, और हमें बताना था ईटा क्या बनेगा। तो बस ऐसे करना था, प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला इनटू डिस्टेंस के स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला अपॉन नीचे वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला, और एल भी हमारे पास डिस्टेंस ही है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला, और सारी वैल्यूज पुट करके सॉल्व करना था। किस किसने अटेम्प्ट करा था? ओके,
वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें परसेंटेज एरर निकालना था रेजिस्टेंस में। तो जब डिवाइड में हमारे पास वैल्यूज होती हैं तो परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं? ओके रोहित, जब हमारे पास डिवाइड में होता है तो हम डायरेक्टली एरर को ऐड करते हैं या फिर फ्रैक्शनल एरर कैलकुलेट करते हैं, इतना बता दो। कैलकुलेट करते हैं। फ्रैक्शनल ऐड करते हैं। तो यहाँ पे दो चीजों से बना हुआ है, v और i, तो इनका फ्रैक्शनल एरर लेंगे हम लोग। तो डेल्टा v अपॉन v प्लस डेल्टा i अपॉन i। अब डेल्टा v क्या दे रखा है क्वेश्चन में? प्लस माइनस 0.5। प्लस माइनस 0.5। और v क्या दे रखा था? 8 8। फिर डेल्टा i क्या दे रखा है? प्लस माइनस 0.2। हाँ, और i क्या दे रखा है? 4। 4 अब परसेंटेज निकालने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 100 100 से। बस इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। तो फर्स्ट टर्म को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 50/8 प्लस 20/4 ये आ जाएगा सबका। यस मैम। इसको सॉल्व करके आप वैल्यू निकाल सकते हो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 हम बाद में लेंगे, वर्नियर का है, वो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है अलग से। क्वेश्चन नंबर 9 भी हम अलग से सॉल्व करके देख लेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। उसमें हमें मास का परसेंटेज एरर था और स्पीड का परसेंटेज एरर था, और हमें काइनेटिक एनर्जी में बताना था परसेंटेज एरर। तो कैसे निकालते थे? किसका आंसर करेक्ट आया इसका? जेसिका का, ललित का, ईशान। ये तो आई थिंक मैंने जो लास्ट क्लास ली थी उसी में ये सेम क्वेश्चन डिस्कस किया था। यस मैम। मैम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो हम जब परसेंटेज एरर ले रहे थे तो मास का लेंगे प्लस 2 इंटू वेलोसिटी का एरर लेंगे। मास का एरर गिवन है क्वेश्चन में 2%, तो 2 और वेलोसिटी का है 3, तो हमारे पास आ जाएगा 8%। समझ आया सबको ये? यस मैम अब हमारे पास है फिर क्वेश्चन नंबर 15 बता दो कि उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए ऐड करके। हम ऐड कर रहे हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर हम कैलकुलेट करें तो कितने हो जाएंगे? 4 4 हो जाएंगे, करेक्ट। देखिए एक टर्म में डेसिमल चाहिए, और अगर आप देखो इन तीनों को ऐड करोगे तो 3 नंबर तो डेसिमल के आगे आएंगे और एक डेसिमल के बाद आएगा, तो टोटल 4 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? मैम 4 क्वेश्चन नंबर 12 में भी 4 है, 6, 9 और उसके बाद के 2 0, करेक्ट। अब जो क्वेश्चन बच गए हैं उनको लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन किसने अटेम्प्ट करा था? वर्नियर कैलिपर वाला, और आंसर भी करेक्ट आया। किसी ने नहीं किया ये? ओके, तो ये समझाती हूँ मैं। 1 मेन स्केल डिविजन ऑफ a vernier caliper is a centimeter, and nth division of vernier caliper coincide with n-1 of the main scale, और हमें लीस्ट काउंट बताना है। तो जैसे मैंने करवाया था क्लास में कि अगर हमारे पास होता है कि 10 वर्नियर वाली डिवीजन 9th मेन स्केल वाली डिवीजन के इक्वल है, तो हम ऐसे करते थे, एक वर्नियर की वैल्यू होती थी 9/10 अपॉन m, यस मैम। है ना। और लीस्ट काउंट के लिए हम लोग क्या करते थे, एक मेन स्केल में से एक वर्नियर माइनस करते थे, तो m माइनस 9/10 m आ जाएगा, तो ये आ जाएगा m/10। ये याद है सबको? यस मैम। अब इसी की तरीके से यहाँ पे बोला हुआ है n डिवीजन वर्नियर की n-1 मेन के बराबर है।
तो एक वर्नियर n-1 अपॉन n आ जाएगी मेन स्केल की। Yes, ma'am. सबको समझ आ रहा है ये? Yes, ma'am. तो यहाँ से Yes, हमारे पास अगर हम लीस्ट काउंट फाइंड करें तो एक मेन स्केल में से एक वर्नियर माइनस करना था, तो m-n-1 अपॉन n इंटू m, ये कितना आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद? ऊपर कितनी टर्म बचेगी न्यूमरेटर में? nm minus n plus 1 nm माइनस, हमने पहली टर्म से आया nm, सेकेंड वाली टर्म से आएगा nm प्लस m, यही आएगा सबका। Yes, ma'am. तो yes, ma'am. nm से nm माइनस किया, क्या बचा हमारे पास? m बाय n। अब एक m क्वेश्चन में बोला हुआ है हमारे पास a सेंटीमीटर के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं 1a अपॉन n सेंटीमीटर। अब हमें जो क्वेश्चन में पूछा था वो लीस्ट काउंट बताना था पर मिलीमीटर में, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? मैम 10। 10 होते हैं। तो इसको आंसर मिलीमीटर में बनाने के लिए हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जाएगा 10a बाय n मिलीमीटर। समझ आया ये सबको? Yes, ma'am. yes, ma'am. तो हमारा क्वेश्चन हो गया A1। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये किसने अटेम्प्ट किया था? हमें पास करंट और वोल्टेज का एक फॉर्मूला बना रखा है और हमें करंट में एरर फाइंड करना था। किसी ने अटेम्प्ट करा है ये? अंशुल, करेक्ट आंसर आया था आपका? यस मैम। वेरी गुड। ईशान, आपने भी करा? आर्यन, वेरी गुड जिन लोगों ने ट्राई करा, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में एक अलग कंसेप्ट यूज होना था। तो हम एक बार लेते हैं क्वेश्चन कैसे करना है। क्वेश्चन में हमें एक करंट का फॉर्मूला बना रखा है, अजीब सा फॉर्मूला, ऐसा फॉर्मूला अभी तक हमने यूज नहीं किया। और हमें यहाँ पे बोला गया है कि वोल्टेज और टेम्परेचर पे वो करंट डिपेंड कर रहा है, और जो स्टूडेंट है उसने एरर करा वोल्टेज को मेजर करते हुए, और एरर की भी वैल्यू दे रखी है 0.01 वोल्ट। और अब उसने जब एरर के साथ जब करंट मेजर किया तो हमारे पास आया 5 मिली एम्पेयर, और टेम्परेचर फिक्स है 300 केल्विन। अब हमें बताना है कि एरर में कितनी गड़बड़ी आ रही है। तो अगर मैं ये फॉर्मूला लिखूं I इक्वल्स टू E 1500 V बाई T माइनस 4, ये गिवन है क्वेश्चन में और ये पूरा है मिली एम्पेयर। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे एक चीज लिख रही हूँ डेल्टा V, इसका मतलब क्या होता है? डेल्टा जब लगा देते किसी चीज के साथ, change in voltage है ना, चेंज इन वोल्टेज। तो जब हमें एरर फाइंड करना है हम एक तरीके से डेल्टा या फिर डेरिवेटिव कर सकते हैं दोनों तरफ, तो उससे हमारे पास एरर आ जाता है। ये समझ आया सबको? Yes, ma'am. क्योंकि जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो उसमें भी हम डीवी ही बोलते हैं एक तरीके से, वो भी चेंज ही होता है। तो एरर फाइंड करने के लिए हम दोनों साइड डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो डेरिवेटिव करने से पहले यहाँ पे क्वेश्चन में बोला हुआ है करंट की वैल्यू 5 है, तो मैं 5 पुट कर देती हूँ, इक्वल्स टू e की पावर 1500 v बाई टी माइनस 4। अब ये 4 जब लेफ्ट साइड गया तो मेरे पास आया 9 इक्वल टू e की पावर 1500 v बाई टी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो मैम। अब क्या करते हैं, जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी ये वाली, इसमें दोनों साइड डेरिवेटिव करते हैं। तो लेफ्ट साइड से आएगा डेल्टा आई, और राइट साइड से अगर मैं देखूं तो 4 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? मैम 0। 4 का 0 हो जाएगा, 4 तो कांस्टेंट है। और एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या होता है? log नहीं, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या होता है? exponential होता है। एक्सपोनेंशियली होता है। तो e की पावर एज इट इज लिख देते हैं 1500 v बाई टी। पर ये अजीब सी पावर है, तो इसका क्या करना पड़ेगा? साथ में चेन रूल लगाना पड़ेगा ना।
Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो साथ में हम लिख देते हैं चेंज ऑफ 1500 v बाय टी। अभी जो राइट साइड में मैंने डेल्टा के साथ लिखा है, इसमें बताओ कांस्टेंट कौन कौन सी टर्म है डेल्टा के बाद वाली? जो 1500 v बाय टी है उसमें से कौन कौन सी टर्म कांस्टेंट है? T कांस्टेंट है और एक तो t कांस्टेंट है और 1500 भी कांस्टेंट है। तो हम लोग लिख सकते हैं e की पावर 1500 v बाय टी, और इसमें से हम 1500 अपॉन टी बाहर ले सकते हैं और अंदर बचेगा चेंज इन वॉल्यूम, सॉरी चेंज इन वोल्टेज। ये समझ आया सबको? Yes, Yes, sir. ma'am. yes, ma'am. अब चेंज इन वोल्टेज क्या दे रखा है क्वेश्चन में? 0.01. करेक्ट। चेंज इन वोल्टेज का मतलब क्या है? जितना वोल्टेज में गड़बड़ हो रही है वो है 0.01। तो मैं इसकी जगह लिख सकती हूँ 0.01 मल्टीप्लाई विथ 1500। टेम्परेचर कितना गिवन है? 300 Kelvin. 300 300। और इसकी वैल्यू क्या है? स्क्रीन पे लिखी हुई है। 9. इसकी वैल्यू 9 हो जाएगी। यहाँ पे ये हमने पहले कैलकुलेट कर ली थी, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई विद 9। अब इसको इससे डिवाइड किया, 5 आया, 5 9 जा 45, 45 को 0.01 से मल्टीप्लाई किया 0.45, हमारे करेक्ट ऑप्शन हो गया बी वाला। समझ आया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अगर हमारे पास कोई अजीब सा फॉर्मूला है और उसमें एरर फाइंड करना है तो हम दोनों साइड डेरिवेटिव कर सकते हैं। अब यहाँ पे है स्क्रू गॉज वाला क्वेश्चन। ये किस किसने अटेम्प्ट किया था? अच्छा, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज किसी ने भी अटेम्प्ट नहीं किया है। यहाँ पे बोला है अ स्क्रू गॉज विथ पिच 0.5 मिलीमीटर and circular scale with 50 divisions is used to measure the thickness of a thin sheet of aluminium। तो हमारे पास एक स्क्रू गॉज है जिसकी पिच है 0.5 मिलीमीटर और जो नंबर ऑफ डिविजन्स हैं वो है हमारे पास 50। तो हम लीस्ट काउंट कैसे फाइंड कर सकते हैं? वन बोलो ललित। वर्नियर माइनस वो वर्नियर स्केल नहीं है, ये स्क्रू गॉज है। स्क्रू गॉज में पिच क्या होता था कि वो एक पूरे चक्कर में कितना डिस्टेंस पार कर रही है और उसमें कितनी लाइंस है, 100 लाइंस है। तो कैसे फाइंड करते थे लीस्ट काउंट? एक लाइन में कितना डिस्टेंस पार कर रही है कैसे निकालते थे? करेक्ट कुणाल। हम लोग क्या करेंगे, पिच और नंबर ऑफ डिविजन्स को डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ से लीस्ट काउंट आएगा 0.5 अपॉन 50, 0.01 मिलीमीटर। ये समझ आया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो फर्स्ट पार्ट तो हमने यहाँ से लीस्ट काउंट निकाला। अब क्वेश्चन कह रहा है बिफोर स्टार्टिंग द मेजरमेंट it was found that the two jaws of the screws when brought in contact the 45th division coincide with the main scale and the zero is barely visible। तो जब हमारे पास कुछ भी नहीं लगा रखा था तो इसके जीरो पे दूसरे वाले का जीरो ही होना चाहिए था, पर वो कह रहा है ऐसा नहीं हो रहा, इसमें तो जीरो आ रहा है पर हमें कुछ वैल्यू अभी भी दिख रही है यहाँ पे। वो बोल रहा है 45th पे मैच कर रहा है। तो हमारे पास क्या होना था, 50 के ऊपर 50 होना था। अब ये स्केल तो पीछे की तरफ चल रहा है। ये कौन सा एरर हो रहा है, पॉजिटिव एरर या नेगेटिव एरर जब पीछे की तरफ चल रहा है? नेगेटिव। नेगेटिव एरर हो रहा है कि अगर ये थोड़ा सा आगे और होता 5 डिस्टेंस और, तो हमारे पास जीरो के ऊपर जीरो आ जाता, क्योंकि 50 तो लाइन है, 45 और 50 में अगर वो 5 लाइन और आगे चल जाता तो जीरो आ जाता। जैसे आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हो। देखो, अगर हमारा 45 मैच करता है
तो उसमें वो 5 और आगे चल जाता तो 0 के ऊपर 0 आ जाता ना। दिख रहा है सबको? Yes, ma'am. तो ये नेगेटिव एरर है, मतलब वो पीछे भाग रहा है। तो जब वेइंग मशीन में हमारा वेट कम आता था तो एक्चुअल आंसर के लिए क्या करते थे? जब वेइंग मशीन में हमारा जो वेट आता था वो 50 की जगह 45 आ रहा है और होना चाहिए 50, तो आंसर में क्या करते थे हम लोग? जब 45 में हम माइनस करेंगे तो 50 बन जाएगा, तो मैम प्लस करेंगे। 5 Plus ऐड कर करेंगे। देंगे। 5 ऐड कर देंगे। करेक्ट। जब हमारे पास पीछे की तरफ भाग रहा है स्केल, मतलब माइनस में है पहले, हम उसमें 5 ऐड करेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे कितना एरर हो रहा है? वो 5 लाइन पीछे जा रहा है और हर लाइन 0.01 मिलीमीटर से बनी हुई है। तो अगर मैं कोई भी रीडिंग फाइंड करूं, मेरे को उसमें 0.05 मिलीमीटर ऐड करना है। समझ आया ये सबको? यस मैम। यस मैम। अब देखते हैं रीडिंग कितनी आ रही है। क्वेश्चन में बोला कि हमारे पास मेन स्केल में आई 0.5 और जो वर्नियर वाला है जब उससे रीडिंग निकाली तो 25th लाइन मैच कर रही है। तो हम रीडिंग लिखते थे मेन स्केल प्लस वर्नियर वाली प्लस कोई भी एरर है वो। तो मेन स्केल से ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 0.5। वर्नियर के लिए जब हम निकालते थे तो जो हमारे पास रीडिंग आई जैसे 25, उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते थे और फिर जो एरर है अगर वो नेगेटिव एरर है तो ऐड करेंगे, पॉजिटिव है तो सब्ट्रैक्ट। ये समझ आया सबको? यस मैम। तो अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं तो मेरे पास आएगा 0.75 प्लस 0.05, ये हो जाएगा 0.80। करेक्ट करना। सबको समझ आया है ये? यस मैम। पक्का क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। अच्छा, उससे पहले मेरे को ये बताओ कि किसको प्रॉब्लम है स्क्रू गॉज और वर्नियर कैलिपर टॉपिक में? किसी को प्रॉब्लम है उन टॉपिक्स में? ठीक है, जिन लोग को प्रॉब्लम है ना वो मेरे को पर्सनली मैसेज कर देना, क्योंकि कुछ और भी सेक्शंस में ये प्रॉब्लम है कि स्क्रू गॉज और वर्नियर फिर से समझना है। तो आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर दो, जब मीटिंग होगी मैं आप सबको इकट्ठा बता दूंगी। क्लियर है आप सबको? यस मैम। Sure. अब यहाँ पे क्वेश्चन था, ये किसने अटेम्प्ट किया था? हमें डेंसिटी दे रखी है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जिन लोगों ने हैंड रेस किया था मेरे को ऐसे याद नहीं रहेगा, तो आप रिमाइंडर के लिए मैसेज ड्रॉप कर देना। ठीक है कुणाल, आप भी अगर आपको डाउट है। तो यहाँ पे डेंसिटी बोली हुई है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब सीजीएस में, और हमें एक ऐसे सिस्टम में डेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है जहां पे लेंथ 10 सेंटीमीटर में हो, मास 100 ग्राम हो और डेंसिटी की वैल्यू जब 8 अल्फा आएगी तो हमें अल्फा बताना। तो सबसे पहले जब हम सिस्टम चेंज करते थे तो हमें डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए था। तो डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा? अब कौन बोल रहे हैं? बहुत धीरे बोल रहे हैं, मेरे को हर क्वेश्चन में हल्की सी आवाज आती है। Ma'am, ML-3। ml-3 करेक्ट। और जिसने भी पहले बोला था आपका माइक बहुत स्लो चल रहा है, बहुत कम आवाज आ रही है। ml-3 ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा। अब यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम है जिसमें वैल्यू है 4 और साथ में लगा हुआ है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और तीसरे सिस्टम में हमारे पास वैल्यू है 8 अल्फा। तो जब सिस्टम चेंज करते थे तो हम ऐसे लिखते थे n1 m1 अपॉन m2 की पावर 1 l1 अपॉन l2 की पावर -3। अब फर्स्ट सिस्टम में n1 क्या दे रखा है? 4 दे रखा है, जो नंबर लगा हुआ होता है वही n होता है। और फर्स्ट सिस्टम में मास किस में था? ग्राम। ग्राम में। ग्राम और सेकेंड सिस्टम में केजी केजी तो दे नहीं रखा है आंसर क्वेश्चन में।
मैं निकालना है तो अपनी मर्जी से कर 100 लो। ग्राम 100 ग्राम में दे रखा है मास, तो हम 100 ग्राम लेंगे। पहले सिस्टम में लेंथ कितने में है? सेंटीमीटर क्यूब। मीटर क्यूब और दूसरे वाले में सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर और उसकी पावर -3। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो आएगा 4/100। और यहाँ पे क्योंकि -3 है तो मैं इसको ऊपर ले जाके क्यूब कर देती हूँ। यहाँ तक किसी को डाउट? नो मैम। ये 0 कैंसिल हो गए, बच गया हमारा 40। तो अल्फा की वैल्यू क्या आई? 320 कितनी आई अल्फा की वैल्यू? मैम 20 मैम 8 5 क्या 5 5 5। 5 मैम। 5 आएगी। हाँ, 20 कैसे बोल रहे थे सब लोग? फिर हमारे पास ये क्वेश्चन था, ये किसने अटेम्प्ट किया था कि हमें लेंथ दे रखी है, रेडियस दे रखा है, मास दे रखा है और डेंसिटी में परसेंटेज एरर बताना था। किसी ने अटेम्प्ट किया था ये क्वेश्चन? अगर हमारे पास वायर होती है उसका वॉल्यूम क्या होता है? लिखिए। वायर की वॉल्यूम, वायर कौन सी शेप की होती है? सिलेंडर में सिलेंडर होती है। सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है? पाई आर स्क्वायर एच। πr²h। अब यहाँ पे बोला हुआ है हम एक वायर की डेंसिटी फाइंड कर रहे हैं, तो मास अपॉन वॉल्यूम मैं लिख देती हूँ m/πr², और h की जगह यहाँ पे l लिखा हुआ है πr²l। तो अगर परसेंटेज एरर फाइंड करना है तो पाई की कोई जरूरत होगी उसमें? नो मैम। नो मैम। नहीं। तो परसेंटेज एरर के लिए हम लिखते हैं डेल्टा m/n प्लस डेल्टा r/r प्लस डेल्टा l/l, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस फॉर्मूले में गड़बड़ लिखी है मैंने, क्या गड़बड़ है वो? r²। हाँ, r² था तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करेक्ट। अब वैल्यूज लिख देते हैं। डेल्टा m की वैल्यू थी 0.003, मास की वैल्यू थी 0.3, फिर डेल्टा r की वैल्यू है 0.005, डेल्टा l की वैल्यू क्या है? 0.06। 0.0 और यहाँ पे 6। अब आपकी मर्जी, आप पहले सॉल्व करो फिर 100 से मल्टीप्लाई करो, या पहले 100 से मल्टीप्लाई करके फिर सॉल्व कर लो। तो मैं पहले 100 से मल्टीप्लाई करती हूँ। तो फर्स्ट टर्म हो जाएगी 0.3/0.3, सेकेंड टर्म 0.5/0.5, थर्ड टर्म 0.6/0.6। सॉल्व करके कितना परसेंट आएगा? 4%। 4%। क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक। तो यहाँ पे इस पहले एग्जाम में और कोई डाउट है तो वो बता दो इस टेस्ट में। नहीं है किसी को और कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, तो एक बार वर्नियर स्केल का फिर से रिकैप कर लेते हैं, क्योंकि अभी बचा हुआ है टाइम और अभी मैं नया टॉपिक नहीं स्टार्ट करूंगी। और मैं आप लोगों को आज एक असाइनमेंट सेट सेंड कर देती हूँ, मोशन इन 1D का, वो आप ट्राई करना। ठीक है, फिर कल की क्लास में या तो वो डिस्कस करेंगे वरना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो वर्नियर स्केल में हम लोग जब डिस्टेंस मेजर करते थे तो हम लोग यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखते थे, हमारे पास 2 स्केल होते थे, एक होता था मेन स्केल, एक होता था वर्नियर स्केल। अब हमारा काम होता था इनकी लाइंस देखना कि कौन सी मैच कर रही है। तो जब हम रीडिंग बतानी होती थी तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखते थे और यहाँ पे देखते थे कि भाई कौन सी लाइन मैच कर रही है, कितनी मैच कर रही है। तो जैसे अगर इसमें आप देखो तो हमारे पास कोई भी इस केस में पर्टिकुलरली पूरी तरह मैच नहीं कर रही है, पर ये वाली हम ऑलमोस्ट मैच करवा सकते हैं।
फिर इम्पोर्टेंट चीज होती थी ये कि हम देखते थे कि अगर मैं वर्नियर और मेन स्केल की बात करूं तो वर्नियर की अगर मैं 10 यूनिट ले रही हूँ तो मेन स्केल की तो वो 9 पे ही खत्म हो गई। तो हम लिखते थे 10 यूनिट ऑफ वर्नियर इज इक्वल टू 9 यूनिट ऑफ मेन। ये समझ आया सबको? यस मैम। इसमें अब जब लीस्ट काउंट फाइंड करते थे एक मिनट दे दो, क्रैश हो गया एनिमेशन के चक्कर में। अब अगर हमारे पास वो होता था कि वर्नियर स्केल की वैल्यू आ गई है एक और एक मेन स्केल की वैल्यू आ गई है, तो लीस्ट काउंट कैसे फाइंड करते हैं? उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते थे। एक तरीके से लीस्ट काउंट के लिए आप x में से y को माइनस करोगे और x आपका मेन स्केल है, एक मेन स्केल, और y हमारा एक वर्नियर स्केल है। दोनों को कंपेयर करते थे। दोनों के स्केल में जितना फर्क आता था वही हमारा लीस्ट काउंट हो जाता था। ये सब -1 क्या बोल रहे हो अंशुल? -1 जरूरी थोड़ी है माइनस बनाएगा। -1 कैसे बोला आपने? मैम मेन स्केल से माइनस करना वर्नियर। हाँ, एक मेन स्केल में से हम वर्नियर को माइनस करते थे। तो -1 तो आप नंबर बोल रहे हो, हमें साइज बताना है ना यस मैम। कि साइज कितना हुआ। -1 तो नंबर आएगा, तो हम लोग उससे फिर फाइंड करते थे। तो हमारे पास ये फॉर्मूला बनता था। एक सेकेंड, विजिबल है सबको? यस मैम। हाँ। तो हम लोग करते थे कि कितने वर्नियर स्केल मेन स्केल के इक्वल है, वहां से फिर हम एक वर्नियर की वैल्यू निकालते थे। फिर जैसे ही हमारे पास वैल्यू आती थी हम लीस्ट काउंट के लिए एक मेन स्केल में से वर्नियर को माइनस करते थे। तो आपको ये फॉर्मूला जो याद भी ना हो, आप याद रखो, एक मेन स्केल में से वर्नियर को माइनस करना है। फिर अगर मेन स्केल की वैल्यू सेंटीमीटर में है तो आंसर सेंटीमीटर में आएगा, मीटर में है तो उसमें आ जाएगा, कोई भी वैल्यू हो सकती है। फिर अगर हमें फाइनल रीडिंग लिखनी होती थी तो वो दो चीजों को मिलकर बनती थी, एक मेन स्केल वाली और एक वर्नियर वाली। तो मेन वाली तो आप एज इट इज लिख दोगे, वर्नियर वाली में आप देखोगे कौन से नंबर वाली लाइन मैच कर रही है। अगर 15th है तो आप 15 को मल्टीप्लाई कर दोगे लीस्ट काउंट से, उससे हमारे पास क्या आ जाएगी? वर्नियर वाली रीडिंग। ये समझ आया सबको? यस मैम। Yes, ma'am. फिर हम लोग उससे वैल्यू फाइंड कर लेते थे। फिर हमारे पास दो टाइप के एरर होते थे, एक होता था पॉजिटिव एरर और एक होता था नेगेटिव वाला एरर। तो पॉजिटिव वाले के लिए एक सेकेंड, अब जो भी एरर होता था हम उसे या तो ऐड कर सकते हैं माइनस। तो एरर फाइंड करने के लिए हम जब यहाँ पे कुछ भी नहीं रखते हैं तब हम देखते हैं कौन सी लाइन मैच कर रही है। तो जब कोई गड़बड़ी नहीं है तो यहाँ 0 के ऊपर 0 ही मैच करनी चाहिए, जैसे इस वाले केस में। पर जब हमारे पास गड़बड़ी होती है तो 0 के ऊपर 0 नहीं मैच करती, कोई और लाइन आती है। फिर जो भी लाइन है, फॉर एग्जाम्पल अगर 0 के ऊपर 10 आ रही है तो हम लोग उस 10 को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते थे और ये हमारा एरर आ जाता था। वो पॉजिटिव है तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे, नेगेटिव है तो फाइनल आंसर में से वो ऐड कर दोगे। फिर स्क्रू गॉज में हम लोग करते थे, तो उसमें दो चीजें होती थी, एक होता था पिच और एक होता था सर्कुलर डिविजन। तो पिच का मतलब है एक पूरे सर्कल, अगर मैं इस पूरी उसको घुमाऊं, स्क्रू गॉज को यहां से घुमाऊं, एक पूरे सर्कल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, वो हो जाता था हमारा पिच। अब क्योंकि सर्कुलर स्केल पे कुछ लाइंस होती है, अब अगर मैं उसे 100 लाइंस को घुमाती हूँ तो फॉर एग्जाम्पल एक पिच बनती है। अब अगर मैं एक लाइन को घुमाऊंगी उससे कितना डिस्टेंस बनता था, वो हमारा लीस्ट काउंट हो जाता था। तो हम निकालते हैं कि एक डिवीजन से कितनी लेंथ हुई। तो पिच को अगर हम क्या करें, नंबर ऑफ डिवीजन से डिवाइड कर दें तो हमारे पास लीस्ट काउंट आ जाता था। क्लियर है यहां तक? यस मैम। फिर अगर हमें वैल्यू निकालनी होती थी लास्ट में,
तो हम लोग क्या करते थे, इसमें भी दोनों स्केल की यूज होगा। एक मेन स्केल वाला वो आपको डायरेक्टली ऐड करना है, सर्कुलर वाले की वैल्यू निकालने के लिए वो फिर से आपको एक नंबर दे देगा, इतनी डिवीजन। जैसे अगर दे रहा है 20, तो 20 को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दो और मेन स्केल में ऐड कर दो। फिर से अगर कुछ एरर है, जीरो एरर, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो आप क्या करोगे, उसके लिए भी वो नंबर दे देगा एरर के लिए। जैसे उसने दे दिया 10, तो उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके या तो आप ऐड करोगे नेगेटिव एरर है, और सबट्रैक्ट करोगे अगर पॉजिटिव एरर है। समझ आया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब जिनको डाउट था स्क्रू गॉज और वर्नियर कैलिपर में, एक बार पूछ लो, अब किस में डाउट है या क्लियर हो गया है? ये तो आपको याद रखना पड़ेगा फॉर्मूलेज, कि हम पिच को डिवाइड कर रहे हैं डिवीजन से तो लीस्ट काउंट बन रहा है, और हम हमेशा जो छोटे वाला स्केल है सर्कुलर वाला, उससे गड़बड़ी भी हो या उससे वैल्यू भी निकालनी है, तो जो भी नंबर दे रखा है उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके बस ऐड करना है। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. और क्या है अभी किसी को? 20 से into least count करके मैम ये कैसे किया? ये 20 इंटू लीस्ट काउंट, Yes, ma'am. देखो वो क्वेश्चन में ऐसे बोलेंगे कि व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग द मेजरमेंट्स देन 20th डिवीजन कोइंसाइड्स विद द मेन स्केल, तो ये वो हमें 20 वो नंबर देगा, क्वेश्चन में ही पता चलेगा कि कौन सी लाइन जो है वो मैच कर रही है, और फिर वो हमें पता चलेगा कि उससे हमें जो छोटे वाला स्केल है सर्कुलर वाला उसकी रीडिंग मिल रही है। वो पहले ये बोलेगा कि द मेन स्केल इज गिविंग रीडिंग जैसे 3 मिलीमीटर and 17th division coincide with the main scale, तो वो 17th वो इस सर्कुलर स्केल के लिए बोल रहा है, इस सर्कुलर वाले स्केल की 17th रीडिंग कोइंसाइड कर रही है मेन स्केल के साथ, तो इसको आप लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करोगे। समझ आया ललित? Yes, ma'am. ओके, और कोई डाउट है किसी को यहाँ पे? No, ma'am. No, ma'am. क्लियर है सबको? ठीक है, Yes, ma'am. तो कल मैं जब असाइनमेंट आपको अभी सेंड करूंगी ना, तो तब भी मेरे को सबको यस मैम चाहिए, जब मैं पूछूंगी ट्राई करा है क्या। इतना मुश्किल असाइनमेंट नहीं है, वो फिर डिस्कस कर लेंगे एक बार। अभी और किसी को कोई डाउट नहीं है? No, ma'am. ठीक है।